नमस्कार स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे भुगतान संतुलन बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट और व्यापार संतुलन बैलेंस ऑफ ट्रेड। इनके बारे में अध्ययन करेंगे। ये क्या है और किस प्रकार व्यापार नीति में उपयोगी है। तो किसी देश का भुगतान संतुलन है यानी बीओपी क्या है? किसी देश का भुगतान संतुलन है एक निश्चित अवधि में उस देश और शेष विश्व के साथ है, यानी इंडिया से, और उसका शेष विश्व के साथ संपूर्ण मौद्रिक व्यापार का क्रमबद्ध विवरण होता है। यानी एक देश का समस्त विश्व के साथ लेन देन, अर्थात यह एक वर्ष के अंदर एक देश के निवासियों का विश्व के अन्य देश के निवासियों के साथ सभी प्रकार के मौद्रिक लेन देन यानी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस दृश्य, अदृश्य तथा पूंजीगत। कौन कौन से मौद्रिक लेन देन? दृश्य, अदृश्य तथा पूंजीगत लेन देन का विवरण है बीओपी। दृश्य मदों के अंतर्गत वस्तुओं का आयात निर्यात यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स का, तथा अदृश्य मदों के अंतर्गत सेवाओं सर्विसेज, पर्यटन जैसे पर्यटन, चिकित्सा आदि का आयात निर्यात शामिल है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट शामिल है। तो दृश्य मदों में क्या होती है? जिसको हमें देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, ये दृश्य मद कहलाती है। वस्तुएं सेवाओं का आयात निर्यात शामिल है दृश्य मदों में, जबकि अदृश्य मदों में सेवाएं सर्विसेज शामिल होती है। पूंजीगत खाते के अंतर्गत क्या शामिल होता है? विदेशी निवेश, विदेशी कर्ज, बैंकिंग जमा, एनआरआई जमा इत्यादि शामिल किए जाते हैं। क्या क्या? विदेशी पूंजीगत खाते में, पूंजीगत खाते में क्या क्या शामिल होते हैं? विदेशी निवेश, विदेशी निवेश, विदेशी कर्ज, विदेशी कर्ज, बैंकिंग जमा, बैंकिंग जमा और एनआरआई, एनआरआई के जमा, ये शामिल होते हैं। किसमें? पूंजीगत खाते में। जब तक भुगतान संतुलन में यानी बीओपी में, बैलेंस ऑफ ट्रेड में लेन देन दोनों ही पक्षों में समान व स्वाभाविक ढंग से प्राप्त हो तो देश के लिए चिंता की कोई बात नहीं होती, चिंता का कोई कारण नहीं होता। स्थिति उस समय चिंताजनक होती है जब किसी देश के भुगतान उसकी प्राप्तियों से अधिक होते हैं। भुगतान उसकी क्या होते हैं? प्राप्तियों से अधिक होते हैं। भुगतान ज्यादा होते हैं किसे? प्राप्तियों से। उस समय चिंता की स्थिति होती है। जब किसी देश के भुगतान उसकी प्राप्तियों से अधिक होते हैं तो क्या होता है? चिंता की बात होती है, और वह देश विदेशी ऋण लेकर अथवा विदेशी विनिमय कोष, फॉरेन एक्सचेंज फंड से विदेशी मुद्राओं को खर्च करके यानी फॉरेक्स से खर्च करके अपने लेन देन के मध्य संतुलन स्थापित करता है, बैलेंस स्थापित करता है फॉरेक्स से, क्योंकि उसको फॉरेक्स में विदेशी मुद्राओं की भंडार होता है और उससे उसको देना होता है। भुगतान संतुलन का वर्गीकरण, इनका वर्गीकरण किस प्रकार होता है? बीओपी का, बीओपी में यानी कंपोनेंट ऑफ बीओपी की क्या है? भुगतान की मदें क्या क्या है? इसमें दो मुख्य मदें हैं, एक तो चालू खाता और एक है पूंजीगत खाता। चालू खाता करंट अकाउंट, करंट अकाउंट और
पूंजीगत खाता, पूंजीगत खाता, कैपिटल अकाउंट, ये शामिल होते हैं। क्या दो शामिल होते हैं, चालू खाता और पूंजी खाता। चालू खाता में दो मुख्य मद हैं। चालू खाता में दस्य मद और अदस्य मद। अदस्य मद संकेत है या अदस्य मदों का व्यापार होता है इसमें, और अदस्यों का व्यापार होता है चालू खाता के अंतर्गत है। और दस्य मदों में क्या होता है, वस्तुओं का व्यापार होता है, गुड्स का। दस्य व्यापार से भारत घाटे की स्थिति में रहता है। इसमें क्या होता है, भारत घाटे की स्थिति में रहता है दस्य से। और अदस्य में सेवाएं, इसमें भारत अधिशेष की स्थिति में रहता है। इसमें सेवाएं, ये वस्तुएं, सेवाएं, इसमें क्या है, अधिशेष सरप्लस की स्थिति में रहता है इंडिया। और दूसरा इसमें क्या होता है शामिल, आय, आय भी होता है। और अंतरण, ट्रांसफर, अंतरण, ये होते हैं ये सब। आय, आय की क्या होती है, लाभ, ब्याज और लाभांश। इसमें क्या होता है, लाभ, आय में लाभ, ब्याज और लाभांश, लाभ, ब्याज और लाभांश शामिल होते हैं। ये शामिल होते हैं। और इसमें भारत घाटे की स्थिति में रहता है। इसमें भारत क्या होता है, घाटे की स्थिति में रहता है। और अंतरण, ट्रांसफर, इसमें क्या है, प्रेषित धन, प्रेषित धन, दान, उपहार, दान, उपहार यानी गिफ्ट। इसमें भारत भी अधिशेष की स्थिति में रहता है। ये एरर से और ये दर से, इसमें घाटे में और इसमें प्लस में और इसमें घाटे की स्थिति में रहता है। ये तो हुआ करंट अकाउंट। अब है कैपिटल अकाउंट। इसमें क्या होता है, कैपिटल अकाउंट में इसमें ऋण, बैंकिंग पूंजी और विदेशी निवेश शामिल होते हैं। विदेशी निवेश ये शामिल होते हैं कैपिटल अकाउंट में। और ऋण में संप्रभु या सरकारी ऋण और वाणिज्य ऋण, सरकारी और वाणिज्य ऋण। और बैंकिंग पूंजी में अनिवासी भारतीय जमा, अनिवासी भारतीय पूंजी या जमा एनआरआई। और विदेशी निवेश में एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। और एफआईआई, विदेशी संस्थागत निवेश, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल और इन्वेस्टमेंट। ये पूंजीगत खाते में, पूंजीगत खाते की मुख्यतः मदें हैं। पूंजीगत खाते पर भुगतान संतुलन, यानी पूंजीगत खाते के अंतर्गत ऐसे वित्तीय लेन देन का विवरण होता है। पूंजीगत खाते के अंतर्गत ऐसे लेन देन विवरण होता है जिसमें सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय पूंजीगत अंतरण, सवर्ण के आदान प्रदान, निजी भुगतान व राष्ट्रीय संस्थाओं से संबंधित भुगतान व प्राप्तियां शामिल होती है। चूंकि पूंजीगत खाते के यानी पूंजी खाते के सभी लेन देन का संबंध वित्तीय अंतरणों से होता है, इसलिए इसका देश के उत्पादन, आय व रोजगार पर प्रत्यक्षता कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रत्यक्ष इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब भुगतान संतुलन और भारत यानी बीओपी व इंडिया और बीओपी और भारत यानी इसका आपस में क्या है,
क्या प्लस में है माइनस में है, इसका क्या संबंध है? तो वर्ष 1991 के पश्चात आर्थिक सुधारों के माध्यम से निर्यात बढ़ाने का प्रयास किया गया, क्योंकि नई आर्थिक नीति जो 24 जुलाई 1991 से शुरू की थी, इसके अंतर्गत जिसको एलपीजी कहते हैं, इसके अंतर्गत निर्यात बढ़ाने का प्रयास किया गया 1991 में, जिसके लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों का निर्माण किया गया। तकनीकियों ने पर विशेष बल देने व इनसे प्रोत्साहित करने हेतु आयात के उदारीकरण की नीति अपनाई गई, लिबरलाइजेशन की नीति अपनाई गई। इन सभी क्रियाकलापों पर व नीतियों से भुगतान संतुलन को सकारात्मकता प्राप्त हुई। सकारात्मकता क्या हुई? प्राप्त हुई। भुगतान संतुलन के सुधार के प्रयास कौन कौन से प्रयास किए गए? तो 1990 के दशक में सरकार ने उदारीकरण एवं आर्थिक सुधारों के परिप्रेक्ष्य में भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को दूर करने के लिए अनेक कदम उठाए। कौन कौन से कदम उठाए वे इनके बारे में हमें चर्चा करेंगे। कौन कौन से कदम उठाए? तो पहला कदम उठाया कि वर्ष 1991-92 के बजट में उदारीकृत विनिमय दरें प्रबंधित प्रणाली घोषित की गई, लर्म्स कहते हैं जिसके अंतर्गत 1 मार्च 1992 से दोहरी दर प्रणाली अपनाई गई। दोहरी दर प्रणाली अपनाई गई 92-93 के बजट में। और वर्ष 1993-94 में रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता बना दिया गया। 24/8/1994 को रुपये को क्या कर दिया गया? चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता बना दिया गया। इस नई प्रणाली में आयातों निर्यातों यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए दोहरी विनिमय दर प्रणाली को समाप्त करें, खुले बाजार पर आधारित एकीकृत विनिमय दर की प्रणाली लागू की गई। दूसरा ये। और तीसरा उपाय या कदम है कि वर्ष 1991 में रुपये का 3 चरणों में अवमूल्यन किया गया। रिजर्व बैंक द्वारा चौथा कि रिजर्व बैंक द्वारा 19 अगस्त 19-20 अगस्त 94 को रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय घोषित किया गया था। और पांचवा कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना लागू की गई। निर्यात संवर्धन पूंजीगत संवर्धन योजना वस्तु योजना लागू की गई। और निर्यात संवर्धन व विशेष आर्थिक क्षेत्रों SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की गई तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात गृह स्टोर, एक्सपोर्ट हाउसिंग स्टोर, ट्रेडिंग हाउस तथा सुपर ट्रेडिंग हाउस की स्थापना की गई। किसकी? निर्यात गृह, ट्रेडिंग हाउस तथा सुपर ट्रेडिंग हाउस, यानी इनकी अलग अलग कैटेगरी है और इनकी राशि के मुताबिक इनको अलग अलग कैटेगरी में बांटकर इनकी सबकी स्थापना की गई। भुगतान संतुलन को कहते पक्ष में करने के लिए कि भी प्लस में बना रहे, इसके लिए इन नीतियों की घोषणा की गई। साथ ही वर्ष 1996-97 या 1996-97 में आधारित संरचना की कमियों के कारण निर्यात में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए क्रूशियल बैलेंसिंग इन्वेस्टमेंट स्कीमें लागू की गई। कौन सी? क्रूशियल बैलेंसिंग इन्वेस्टमेंट स्कीमें लागू की गई।
इसके अलावा वर्ष 1997-98 के बजट में विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, जिसको क्या कहते हैं, फेमा, FEMA, फेमा, और पहले क्या था इसकी, फेरा, FERA, और इसके स्थान पर है जो ये 1973 में बना था, और इसके स्थान पर है इसकी स्थापना की गई, इसको लागू किया गया। इसके स्थान पर है नया अधिनियम विदेशी मुद्रा प्रबंधन मैनेजमेंट एक्ट लागू करने की घोषणा की गई। ये क्या है, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इसके स्थान पर लागू किया गया, जो 1973 में था। इसमें क्या है, प्रावधान थोड़े कठोर थे और इसमें इसको सरलीकृत किया गया। ये कदम उठाए गए भुगतान संतुलन करने के लिए। सरकार ने इन कदमों को बढ़ावा दिया है, इनको लागू किया गया। अब है हमारा व्यापार संतुलन। ये तो भुगतान संतुलन है था, और अब BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार संतुलन, ये क्या होता है, ये कि व्यापार संतुलन से तात्पर्य एक निश्चित समय सीमा के अंदर किसी देश के में वस्तुओं के आयात निर्यातों के संतुलन होते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। क्या संतुलन है, देश में आयात ज्यादा हो रहे हैं, निर्यात ज्यादा हो रहे हैं, व्यापार संतुलन पक्ष में है या विपक्ष में, तो ये क्या देखा, BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड देखा जाता है। व्यापार संतुलन में सेवाओं के शुद्ध अंतरण का योग कर चालू खाता के रूप में होने पर चालू खाते का घाटा प्राप्त होता है। यदि प्राप्तियां रिसीट अदायगियों से अधिक हो तो इस चालू खाते का अधिशेष माना जाता है। क्या होता है, प्राप्तियां अदायगियों से अधिक हो। अब भारत का विदेशी व्यापार, ये तो था, क्या था, BOP और BOT। अब भारत का विदेशी व्यापार, भारत के विदेशी व्यापार की मुख्यतः निर्यात की मदें कौन कौन सी है और आयात की मदें कौन कौन सी है। तो आयात की मदें कौन कौन सी है, कच्चा तेल, भारी कंपनियां, स्वर्ण, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और रसायन। ये मुख्यतः क्या है, भारत आयात करता है। और निर्यात क्या करता है, एक्सपोर्ट क्या है इंडिया के, पेट्रोलियम उत्पाद, इंजीनियरिंग की वस्तुएं, कृषि उत्पाद, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, रसायन, रत्न एवं आभूषण। ये भारत के आयात और निर्यात हैं। ये तो हुआ भारत का विदेशी व्यापार। आज हमने इस अध्याय के अंतर्गत, यानी भारत का विदेशी व्यापार के अंतर्गत भुगतान संतुलन, BOP क्या है, इनका वर्गीकरण किस प्रकार होता है, कौन कौन सी वर्गीकरण है का, और इन मदें कौन कौन सी है, भुगतान संतुलन की मदें कौन कौन सी है, चालू खाता और पूंजीगत खाता क्या है, और पूंजीगत खाते पर भुगतान संतुलन के संतुलन किस प्रकार रखा जाता है, और भुगतान संतुलन में सुधार के प्रमुख प्रयास कौन कौन से किए गए भारत में 1991 के बाद, और अधिनियम में जो कौन कौन से अधिनियम लागू किए गए, जैसे फेरा, फेमा, इन सब, ये सब, और व्यापार संतुलन, BOT क्या है, और भारत का विदेशी व्यापार क्या है, इस बारे में अध्ययन किया। आपने अच्छी तरह सुना व समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।